हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 इंग्लिश का फर्स्ट लेसन, द लास्ट लेसन, जो कि आपकी बुक फ्लेमिंगो से लिया गया है। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करें स्टोरी। उससे पहले हम कुछ जान लेते हैं। ये स्टोरी जो है फ्रांको प्रुशियंस वॉर के समय की है, जब फ्रांस हार गया था और उसके कुछ एरियाज जैसे कि अल्जेक और लॉरेन को प्रुशियंस यानी कि जर्मनी ने अपने कब्जे में ले लिया था। तो पर्शियन गवर्नमेंट ने उनके उस इलाकों में, उस एरिया के अंदर फ्रेंच स्कूलों में जर्मनी भाषा सिखाना कंपलसरी कर दिया था। सो द लास्ट लेसन एक छोटे से फ्रेंच के विलेज के एक बच्चे फ्रेंच की स्टोरी है, जो स्कूल देर से जाता है लेकिन वहां कुछ ऐसा पता चलता है जो उसकी जिंदगी को बदल देता है। तो चलिए बिना लेट किए बढ़ते हैं। उससे पहले कैरेक्टर्स जान लेते हैं। देखिए, ये एक लड़के फ्रेंच की कहानी है। जो इस स्टोरी का हीरो है हमारा, जो एक स्कूल का स्टूडेंट है। दूसरे हैं हमारे एम हेमल। एम हेमल इस स्कूल के फ्रेंच के टीचर हैं, जो बहुत ही लॉयल है और बहुत ही बड़े देशभक्त हैं। दूसरा है आपका ओल्ड हाउसर। ये एक गांव का बुजुर्ग इंसान है, जो लास्ट लेसन जब चल रहा होता है तो उस टाइम पे सुनने के लिए आता है। फिर आपका अगला है ब्लैक स्मिथ वॉक्टर। वो एक ऐसा बंदा है जो कि लुहार है, ब्लैक स्मिथ है। वो फ्रेंच को चिढ़ाता है और इसमें गांव वालों का जिक्र हुआ है, विलेजर्स का जिक्र हुआ है। वो गांव वाले वो लोग हैं जो एजुकेशन और देश को, अपनी कंट्री को ऑनर देने के लिए, रिस्पेक्ट दिखाने के लिए लास्ट लेसन में आते हैं और वो लेसन अटेंड करते हैं। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। द लास्ट लेसन। इस लेसन के जो ऑथर है उनका नाम है अल्फोंसो डॉडेट। ये एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट है, फ्रेंच राइटर और स्टोरी टेलर है। ठीक है, अभी हम डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं मेन अपना। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग। मैं उस सुबह स्कूल के लिए बहुत देर से निकला और डांट पड़ने के डर से बहुत घबराया हुआ था। ड्रेड मीन्स डर, स्कोल्डिंग मीन्स डांट। Especially because M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. So खास करके मैं इसलिए डरा हुआ था क्योंकि एम हेमल ने कहा था कि आज वो हमसे पार्टिसिपल्स के बारे में पूछेंगे और मुझे उस पार्टिसिपल्स के बारे में पहला वर्ड भी, पहला शब्द भी नहीं पता था। For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. एक पल के लिए मैंने सोचा कि स्कूल से भाग जाऊं और पूरा दिन बाहर घूमूं। Out of doors means बाहर घूमना। It was so warm, so bright, the birds were chirping at the edge of the woods. मौसम बहुत गर्म था और बहुत ही ब्राइट था, उजला था। जंगल के किनारे चिड़िया चर्पिंग कर रही थी, चहचहा रही थी। चर्पिंग मीन्स चहचहाना, वुड्स मीन्स जंगल। And in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. और आरा मिल के पीछे खुले मैदान में प्रशियन सैनिक, प्रशियन सोल्जर्स प्रैक्टिस कर रहे थे ड्रिलिंग की। मतलब कि सैनिक, जब सोल्जर्स लोग ड्रिल करते हैं, परेड करते हैं, आगे मुड़ दाएं मुड़, इस तरह से जिस तरह हमारे सोल्जर्स करते हैं, उसको ड्रिलिंग कहते हैं। या फिर प्रैक्टिस करते हैं वो लोग अपनी मिलिट्री की, उसे भी ड्रिल कहते हैं। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। यह सब पार्टिसिपल्स के रूल से कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, काफी ज्यादा लुभावना लग रहा था। टेम्पटिंग मतलब जो आपको ललचाए, आपको लुभाए। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। लेकिन मैंने खुद को रोका, खुद को रेजिस्ट किया और जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ भाग पड़ा, चल दिया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड के सामने, यानी नोटिस बोर्ड के सामने भीड़ जमा थी। For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officers. पिछले 2 सालों से हमारी सारी बैड न्यूज वहीं से आती थी। हारी हुई लड़ाइयाँ, मतलब कि बैटल लॉस, हारी हुई लड़ाइयाँ, या फिर सेना में भर्ती के आदेश, या फिर कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर्स। तो फ्रेंड्स बता रहा है कि 2 साल से ना उस बोर्ड से सिर्फ बैड न्यूज ही आ रही थी। What can, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? अब मैं बिना रुके खुद से सोच रहा था कि अब क्या हो सकती है बात, अब क्या मैटर है। Then I hurried by as fast as I could go. तभी मैं तेजी से भागा, वहां से निकला जितना मैं भाग सकता था, जितना तेजी से। The blacksmith Wachter who was there with his apprentice reading the bulletin. लोहार वॉक्टर जो अपने अप्रेंटाइज के साथ, अपने शागिर्द के साथ में इंफॉर्मेशन को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे बुलाया।
और क्या बोला, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। उसने बोला कि इतना जल्दी क्यों जा रहे हो भाई बच्चे, तुम स्कूल जाने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारा समय है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रेज्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन आउट ऑफ ब्रेथ। मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है और मैं हाफते हुए जल्दी से एम हेमल के छोटे से गार्डन में पहुंच गया। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट bustle which could be heard out in the street। आमतौर पर जब स्कूल ओपन होता था तो बहुत ही बसल होती थी, बहुत ही हलचल होती थी और बहुत ही नॉइज होता था, जिसे सड़क तक सुना जा सकता था, गली तक सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better। बेंचों का खुलना बंद होना और लेसन को एक साथ जोर से रिपीट करना और अपने कानों पे हाथ रख करके समझने की कोशिश करना, ये सब होता था। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर जो होते थे वो टेबल के ऊपर अपनी बड़ी सी छड़ी से टैपिंग कर रहे होते थे, रैपिंग कर रहे होते थे, यानी कि मार रहे होते थे बेंचेस के ऊपर, टेबल के ऊपर। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब इस वक्त सब कुछ शांत था। यानी फ्रेंड्स जो बता रहा है कि आमतौर पे सीन कैसा होता था कि सारे दिन है ना, रोज हमेशा शोरगुल से भरी हुई पढ़ाई होती थी, लेकिन उस दिन क्या हुआ, उस दिन ये होता है कि सब कुछ एकदम सा शांत था। स्टिल मतलब शांत। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। मैं जो वहां पे कॉमोशन होता था, जो शोरगुल, जो आवाज होती थी, उस पर ही मैं भरोसा करता था। उसके सहारे से ही मैं चुपचाप से अपनी जगह पर बैठ जाया करता था, विदाउट बीइंग सीइंग, और मुझे कोई देख भी नहीं पाता था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन तो सब कुछ इतना शांत था जैसे कि शनिवार की सुबह हो। थ्रू विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, विंडो में से मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो पहले से ही अपनी सीट पर बैठे हुए थे। एंड हेमहेमल वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूल अंडर हिज आर्म। और जो एम हेमल मेरे टीचर थे, वो आगे पीछे चल रहे थे अपनी सख्त खतरनाक वाली लोहे की छड़ी लेकर के, और छड़ी उनके हाथों में थी, उनके हाथ में थी। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। मुझे दरवाजा खोल करके सबके सामने अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं कितना शर्मिंदा हुआ और मैं कितना डरा हुआ था। ब्लस्ड मतलब शर्मिंदा हुआ। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ हुआ नहीं। एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली। एम हेमल ने मुझको देखा और बहुत ही प्यार से बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपनी सीट पर बैठ जाओ। लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बगैर ही शुरू कर रहे थे क्या लास्ट लेसन, वो जो आखिरी लेसन है वो। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट एट माई डेस्क। मैं बेंचेस के ऊपर से कूदा और अपने डेस्क पे जाके, अपनी बेंच पे जाके बैठ गया। नॉट टिल देन, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days। जब मेरा डर थोड़ा कम हुआ तो मैंने देखा कि हमारे टीचर ने एक सुंदर हरी कोट, झालरदार शर्ट और काली रेशमी कढ़ाईदार टोपी पहन रखी थी, जिसे वो सिर्फ इंस्पेक्शन और प्राइज डे के दिन ही पहना करते थे। स्ट्रेंज एंड सोलेम। इसके अलावा पूरा स्कूल बहुत ही अजीबोगरीब और सीरियस नजर आ रहा था। But the thing that surprised me most was to see on the bank benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves। लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज थी, सरप्राइज करने वाली चीज थी मेरे लिए, वो ये थी कि लास्ट वाली बेंचेस, बैक बेंचेस जो हमेशा खाली हुआ करती थी, वहां पे गांव के लोग शांति से चुपके से बैठे हुए थे। The old houser with his street cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several others besides। और इसके अलावा वहां पे ओल्ड हाउसर यानी बूढ़ा हाउसर जो 3 कोने वाली टोपी लगाया हुआ था, जैसे कि आप देख सकते हैं, और फॉर्मर मेयर जो मतलब कि पहले मेयर था अब नहीं है, तो भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर और कई दूसरे लोग वहां बैठे हुए थे।
एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई बहुत ही सैड नजर आ रहा था। एंड हाउजर हैज ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, हाउजर एक पुरानी बुक लेकर के आया था प्राइमर की, जो प्राइमरी से पहले पढ़ाई जाती है, वो बुक लेके आया था। थम्ड एट द एजेस, और वो उसके जो किनारे थे वो घिसे हुए थे, वो किनारे से घिसी हुई थी। ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, उसने इस बुक को अपने नीज के ऊपर, घुटनों के ऊपर खोल करके रखा था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेज, और उसके जो स्पेक्टेकल्स थे, उसके जो चश्मे थे, वो उस किताब के पेज के ऊपर रखे हुए थे। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair, and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you." जब मैं ये सब चीजों के बारे में सोच रहा था, तभी एम हेमल माउंटेड ऑन हिज चेयर, वो अपनी चेयर के ऊपर बैठ जाते हैं, चढ़ जाते हैं। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी एकदम सीरियस और जेंटल टोन में, आवाज में वो कहते हैं जैसे कि उन्होंने मुझसे कहा था। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, दिस इज द लास्ट लेसन, यह आखिरी लेसन है, आई शेल गिव यू, जो मैं तुमको दूंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्जेक एंड लॉरेन। बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब से अल्जेक और लॉरेन के स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ जर्मनी पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. कल से आपके नए टीचर आएंगे, यह आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है। मैं चाहता हूं कि तुम सब बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ही अटेंटिव रहो। अटेंटिव मतलब ध्यान से सुनने वाला। What a thunderclap these words were to me. ये वर्ड्स मेरे लिए एकदम बिजली की तरह थे। थंडरक्लैप का मतलब होता है बिजली जैसी चौंका देने वाली बात। तो यह मेरे लिए एकदम शॉकिंग वाली बात थी, एकदम बिजली गिर जाए ऐसी बात थी एकदम। Oh the wretches, that was what they had put up at the town hall. फिर उसने सोचा कि ओ, तो ये जो रेचेस है, मतलब ये जो कमीने लोग हैं, अत्याचारी लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? प्रशियंस की, जो जर्मनी के लोग हैं, ठीक है। तो इन दुष्टों ने यही नोटिस को उस बुलेटिन बोर्ड पे टाउन हॉल पर लगाया हुआ था। अब वो सोच रहा है अपना फ्रेंच ऐसा। My last French lesson, why I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there. Then oh how sorry I was for not learning my lessons, for seeking bird's eggs or going sliding on the Saar. अब उसको पछतावा हो रहा है, और वो कहता है कि, वो क्या कहता है? वो कहता है कि मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन, और मुझे तो लिखना तक ढंग से नहीं आता है, लिखना भी अच्छे से नहीं आता है, और अब मैं कुछ और नहीं सीख पाऊंगा। अब यही रुक जाना होगा, यही मुझे थम जाना होगा, क्योंकि अब मैं सीख ही नहीं सकता, अब पढ़ाया नहीं जाएगा फ्रेंच, जो मेरी लैंग्वेज है। अरे मुझे कितना पछतावा हो रहा है, मैं कितना सॉरी फील कर रहा हूँ कि मैंने अपने लेसन को नहीं सीखा, मैंने अपने लेसन को जो मुझे मिलता था वो मैंने नहीं सीखा। हाउ सॉरी आई वॉज नॉट फॉर लर्निंग माई लेसन्स, और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैंने अपने लेसन्स को नहीं सीखा, बल्कि मैं तो बर्ड्स के अंडे ढूंढता रहता था और सार के ऊपर फिसलता रहता था। एक नदी के पास फिसलन जैसा होता है, उसके पर स्लाइड करते हैं लोग, उस पर मैं फिसलता रहता था। माई बुक दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल एगो, मेरी बुक जो मुझे कुछ वक्त पहले न्यूसेंस नजर आती थी, मतलब परेशानी की वजह नजर आती थी, परेशान करने वाली चीज नजर आती थी। सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सैंड्स, और जो किताबें मुझे अभी तक बोझ लगती थी, भारी लगती थी, मेरी ग्रामर और सेंस का इतिहास, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, अब मुझे प्यारे ओल्ड दोस्त जैसे लग रहे थे, जिन्हें मैं छोड़ना नहीं चाहता था। दैट आई कुडंट गिव अप, जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता था, मैं छोड़ना नहीं चाहता था। And Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. और आगे फ्रेंड्स कहता है कि, फ्रेंड्स ये कहता है कि, और एम हेमल भी ये सब सोच करके वो जा रहे थे, और मैं फिर से कभी उनको नहीं देख पाने वाला था, और मैं उनकी स्केल, उनकी रूलर, और उनका जो क्रैंकी स्वभाव है, जो उनका सनकीपन टाइप का, मतलब कि कभी वो सनक जाते हैं, कुछ भी उनको हो जाता है, गुस्सा हो जाता है अचानक से, तो उनका जो चिड़चिड़ा वाला जो बिहेवियर था, मैं उनको ही भूल गया था, क्योंकि अब वो मेरे पास से हमेशा के लिए दूर जाने वाले थे, क्योंकि उनका वो लास्ट लेसन था। कल से कोई नया टीचर आने वाला था जर्मनी पढ़ाने के लिए, और फ्रेंच लैंग्वेज बंद हो चुकी थी यहाँ पे अल्जेक और लॉरेन में।
Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. बेचारे, उन्होंने ये खास कपड़े अपने आखिरी लेसन के रिस्पेक्ट में पहने थे, ऑनर में पहने थे, सम्मान में पहने थे. And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. और अब मुझे पता चला कि वो सभी लोग वो सभी लोग जो गांव के बुजुर्ग हैं वो कमरे पीछे क्यों बैठे हुए थे, क्योंकि वो रिस्पेक्ट करने के लिए आए थे अपनी लैंग्वेज के लिए, क्योंकि उन्होंने भी बुढ़ापे के अंदर पढ़ाई बचपन में पढ़ाई नहीं की होगी, उनको भी पछतावा हो रहा होगा, इसलिए वो भी आए होंगे. इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि उनको भी अफसोस हो रहा था कि वो स्कूल और नहीं आए, वो स्कूल नहीं गए थे. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. और उनकी कंट्री के लिए एक रिस्पेक्ट दिखाने का असल में ये एक तरीका था, ठीक है. और ये एक तरीका भी था अपने टीचर्स में, यानी कि एम हेमल को जो टीचर्स जिन्होंने 40 साल तक की एक फेथफुल सर्विस दी थी, ईमानदारी से भरी हुई सर्विस दी थी, उनको थैंक यू बोलने के लिए वो आए थे. उनका एक तरीका था थैंक यू कहने का, और अपने देश को रिस्पेक्ट दिखाने के लिए वो आए थे, उस देश को रिस्पेक्ट देने के लिए जो अब उनका नहीं था, वो देयर्स नो मोर, जो उनका अब नहीं रहा. While I was thinking of all this, I heard my name called. जब मैं यह सब चीजें सोच रहा था, मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया. It was my turn to recite. अब मेरी बारी थी पढ़ के सुनाने की. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participles all through, very loud and clear and without one mistake. मैं क्या नहीं दे देता अगर मैं पार्टिसिपल्स का वो डिफिकल्ट रूल नहीं सुना पाता, बहुत ऊंची आवाज के अंदर क्लियर और बिना मिस्टेक के मैं ऐसा कर पाता, बड़ा मुश्किल था मेरे लिए. बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर. लेकिन क्या हुआ, मैं पहले ही वर्ड के अंदर घबरा गया, भूल गया, उलझ गया और मैं खड़ा रह गया. होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप. अब क्या हुआ, मेज को पकड़ करके मैं खड़ा रह गया और मेरे जो दिल था, मेरी हार्ट बीट थी, वो काफी तेजी से धड़क रही थी, काफी तेजी से चल रही थी, और मैंने ऊपर देखने तक की हिम्मत नहीं की. I heard M. Hamill say to me, I won't scold you little friends, you must feel bad enough. मैंने सुना कि एम हेमल मुझसे कह रहे थे कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा छोटे फ्रेंड्स, तुम्हें पहले से ही बहुत बुरा लग रहा होगा. यानी फ्रेंड्स को अपनी गलती पर डांट नहीं रहे, बल्कि उसको पता ही है पहले से कि फ्रेंड्स ऑलरेडी बहुत शर्मिंदा है अंदर से और बहुत दुखी है. फील बैड इनफ का मतलब होता है पहले से काफी ज्यादा दुख लगना. स्कोल्ड मींस डांटना. See how it is. Every day we have said to ourselves, I have plenty of time. I'll learn it tomorrow. देखो क्या हाल हो गया है तुम्हारा. हर दिन हम अपने आप से कहते हैं, हम खुद से ये कहते हैं, अरे मेरे पास बहुत टाइम है, मैं कल सीख लूंगा. मतलब क्या है कि भाई हम लोग क्या करते हैं, हम जो अलजेक के लोग हैं, हम लोग रोज ये सोचते हैं कि भाई कल पढ़ाई कर लेंगे, कल कर लेंगे. तो क्या होता है, फिर हमको पछताना पड़ता है, पछताने का वक्त आ जाता है. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट. और अब देखो हमारा हाल क्या हो गया है, हम कहाँ पहुंच गए, हमारी हालत कैसी हो गई है. ओह दैट्स ग्रेट ट्रबल विथ अल्जेक. और फिर आगे बोलते हैं कि ओ यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यही तो सबसे बड़ी समस्या है अल्जेक के लोगों के साथ में, कि वो चीजों को हमेशा कल पे टाल देते हैं. सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. वो चीजों को टाल देते हैं, स्थगित कर देते हैं सीखने की चीजों को, टिल टुमारो कल पर. पुट्स ऑफ मीन्स टालना. नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट्स टू से टू यू, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नीदर स्पीक or nor write your own language? But you are not the worst, poor little friends. We all the great deal to reproach ourselves with. फिर आगे एम हेमल कहते हैं कि ये जो बाहर के लोग प्रशियंस है ना, ये तुम्हें ताना मार सकेंगे और कहेंगे क्या बात है भाई, तुम खुद को फ्रांसीसी कहते हो, फ्रेंच वाले कहते हो, लेकिन तुमको ना ही फ्रेंच बोलने आती है और ना ही तुम लिख पाते हो. यानी कि जब कोई अपनी लैंग्वेज, खुद की भाषा को नहीं जानता है, तो क्या होता है कि उसको दूसरों के सामने है ना शर्मिंदा होना पड़ता है. ठीक है. और फिर आगे क्या कहते हैं, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो लिटिल फ्रेंड्स. ठीक है ना.
हम सब खुद लोगों को अपने आप से शिकायत होनी चाहिए। रिप्रोच का मतलब होता है हम मतलब पछतावा करना। वर्स्ट मतलब सबसे खराब। तो तुम ही सबसे बुरे नहीं हो, बल्कि हम सबको अपने आप से शिकायत होनी चाहिए। हम सबको अपने अपने अंदर पछतावा होने चाहिए। फ्रेंड्स, इसके अंदर हम सिर्फ पार्ट 1 कवर कर रहे हैं, बाकी का जो पार्ट है पार्ट 2 में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है। तो अगर आपको समझ में आ गया हो चैप्टर आधा अच्छी तरह से, तो वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स में शेयर कर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।